बिना शर्त सरेंडर कर दो, वरना एक ऐसी तबाही आएगी जिसका तुमने अंदाजा भी नहीं लगाया होगा। अमेरिका ने अपनी आखिरी वार्निंग दे दी थी, लेकिन जापान का गुरूर और उसकी जिद इस वार्निंग से कहीं ज्यादा बड़ी थी। उन्होंने इस धमकी को ही पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। उन्हें लगा कि यह सिर्फ एक खोखली धमकी बस है और कुछ नहीं। लेकिन इस एक गलतफहमी की कीमत चुकानी पड़ी 3.5 लाख मासूम लोगों को। 6 अगस्त 1945 जमीन से 31,000 फीट ऊपर उड़ते एक अमेरिकन B-29 बॉम्बर प्लेन के दरवाजे खुलते हैं और वहां से गिरता है एक 4400 किलो भारी मेटालिक सिलेंडर, जो हवा को चीरता हुआ जमीन की तरफ तेजी से गिरने लगा। और सिर्फ 43 सेकंड्स, वो मौत ठीक 43 सेकंड्स तक हवा में तैरती रही और जमीन पर खड़े लोगों को अपनी आखिरी सांस का कोई अंदाजा तक नहीं था। और फिर आता है 43वां सेकंड एंड बूम, एक अंधा कर देने वाली चमक। आसमान में मानो जैसे हजारों सूरज एक साथ फट पड़े हों। धमाके के ठीक नीचे ग्राउंड जीरो का टेम्परेचर अचानक से 4000 डिग्री सेल्सियस क्रॉस कर गया। सूरज की सतह जितनी गर्मी, और जो लोग वहां चल रहे थे उन्हें दर्द महसूस करने तक का वक्त नहीं मिला। उस एरिया के लोग इंस्टेंटली वेपोराइज हो गए। उनका जिस्म हवा में भाप बन गया। जमीन पर रह गई तो सिर्फ उनकी काली परछाई, जो हमेशा के लिए पत्थरों पर छप गई। और उस रोशनी के आधे सेकंड के बाद आई एक भयंकर शॉकवेव। कांच और मिट्टी गोलियों की रफ्तार से हवा में तैरने लगे। सिर्फ 1 सेकंड के फ्रैक्शन में 80,000 जिंदगियां मिट्टी में मिल गईं। हिरोशिमा राख बन चुका था। लेकिन सवाल यह है कि एक पूरे शहर को नक्शे से मिटा देने का ये भयानक फैसला आखिरकार लिया किसने? ऐसी कौन सी नफरत, ऐसी कौन सी जियोपॉलिटिक्स थी जिसने अमेरिका को इस हद तक पहुंचा दिया? ये कहानी सिर्फ एक एटम बॉम्ब की कहानी नहीं है। ये कहानी है एक साम्राज्य के लालच की, एक ईगो की और उस डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड्स की, जिसने इंसानियत के इतिहास का सबसे काला और सबसे डरावना दिन लिख दिया। जब भी हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है एडोल्फ हिटलर और नाजी जर्मनी का ख्याल। लेकिन उस वक्त दुनिया के एक दूसरे कोने में, यानी कि एशिया में, एक और खतरनाक खेल चल रहा था और इस खेल का मास्टर प्लेयर था जापान। 20वीं सदी की शुरुआत में जापान के अंदर लगातार अपनी सरहदें बढ़ाने की भूख पैदा हो रही थी। अब दिखाने के लिए तो जापान का एक नारा था, और इसी लालच में आकर 1931 में उन्होंने चाइना के मंचूरिया रीजन पर हमला करके वहां पे कब्जा कर लिया। लेकिन इतना करने के बाद भी यहाँ पे उनकी भूख शांत नहीं हुई और इसके बाद उन्हें वियतनाम, लाओस और कंबोडिया चाहिए था। और आखिरकार 1940 में जापान ने इन इलाकों को भी अपने कब्जे में ले लिया। और उनका ये एक कदम उनके ऊपर इतना भारी पड़ा कि इसने जापान को ऑफिशियली वर्ल्ड वॉर की आग में धकेल दिया। अब देखा जाए तो दुनिया के नक्शे पर जापान लगातार बड़ा हो रहा था और इस बढ़ते हुए साम्राज्य को देखकर अमेरिका बहुत बेचैन था। अमेरिका उस वक्त तक इस युद्ध से खुद को दूर रखना चाहता था। वो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं था युद्ध में पार्टिसिपेट करने के लिए। लेकिन इसके बाद भी वो जापान को आजादी से पूरे एशिया को लूटने की इजाजत तो नहीं दे सकता था। अब यहाँ पे जापान के मिलिट्री को बहुत अच्छे से पता था कि अमेरिका के पास उनसे कहीं ज्यादा मिलिट्री पावर है। अगर दोनों देशों के बीच में सीधा सीधा युद्ध हुआ तो युद्ध लंबा चलेगा और जापान हर हाल में हार जाएगा। इसीलिए जापान के मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट ने एक मास्टर प्लान बनाया। उन्होंने सोचा कि अगर हम अमेरिका की पैसिफिक फ्लीट को ही अचानक से सरप्राइज अटैक करके तबाह कर दें तो अमेरिका डर जाएगा। उनका मानना था कि इससे अमेरिका का मोराल टूट जाएगा और वो युद्ध में उतरने की हिम्मत ही नहीं करेगा। इसी प्लान के तहत तारीख आई 7 दिसंबर 1941। दिन था संडे। हवाई के पर्ल हार्बर में अमेरिकन मिलिट्री बेस पर अचानक से आसमान जापानीज फाइटर जेट से भर गया। बिना किसी वार्निंग के जापान ने अमेरिका पर एक भयंकर और कायरतापूर्ण हमला कर दिया और सिर्फ 2 घंटे के अंदर आसमान से आग बरसी और 19 अमेरिकन वॉरशिप्स डूब गए या फिर बुरी तरह से डैमेज हो गए और 2400 से ज्यादा अमेरिकन सैनिक मारे गए। जापान को लगा कि उन्होंने अमेरिका की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, लेकिन रियलिटी में उन्होंने एक सोते हुए भालू को जगा दिया था। इस हमले के बाद अमेरिका ने बिना किसी देरी के जापान के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी और देखते ही देखते पूरी दुनिया इस युद्ध में पूरी तरह से इन्वॉल्व हो गई। वक्त आगे बढ़ा और युद्ध कई सालों तक चला। मई 1945 का वक्त आया और जर्मनी ने ऑफिशियली बता दिया कि वो सरेंडर कर रहे हैं। अब एक्सिस पावर्स में सिर्फ एक देश बचा था, जापान। अब दुनिया को लगा था कि हिटलर के मरने के बाद और लगातार मिल रही हार के बाद जापान आसानी से हार मान लेगा। लेकिन जापान किसी और ही मिट्टी का बना था। वहां के लोग हार मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इसकी वजह क्या थी? वजह थी वहां का सिस्टम।
जापान के एम्परर थे हिरोहितो और वहां की जनता को बचपन से ही सिखाया गया था कि हिरोहितो कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक जिंदा भगवान है। अगर एम्परर कहते थे कि युद्ध करना सही है तो जनता मानती थी कि हाँ, युद्ध एक पवित्र काम है। जापान के मिलिट्री ने उनके पुराने समुराई कल्चर को बुरी तरह से ब्रेन वॉश कर दिया था। अब इस ब्रेन वॉशिंग का नतीजा इतना डरावना था कि इंसानियत ने ऐसी चीज पहले कभी देखी ही नहीं थी। कामिकाज़े पायलट्स की एक पूरी की पूरी फौज तैयार हो गई। ये वो नौजवान थे जिन्होंने सिखाया था कि उनका फाइटर जेट ही उनका बॉम्ब है। इन सब हालातों को देखकर अमेरिका को यह तो धीरे धीरे समझ में आ गया था कि इन ब्रेन वॉश लोगों से नेगोशिएशन तो नहीं हो सकती। तो जापान को हराने के लिए अब उन्हें जमीन पर ही उतरना होगा। इस फिजिकल ग्राउंड इन्वेजन का सीक्रेट नाम रखा गया ऑपरेशन डाउनफॉल। लेकिन इस विशाल इन्वेजन से पहले अमेरिका को जापान के पास स्थित एक छोटे से आइलैंड पर कब्जा करना था जिसका नाम था ओकिनावा। 1 अप्रैल 1945 को बैटल ऑफ ओकिनावा शुरू हुआ। अब अमेरिका को लगा था कि उनकी सुपीरियर फायर पावर से ये बड़ी आसान सी जीत होगी, चुटकियों का काम होगा। लेकिन जमीन पर जो हुआ उसने अमेरिकन मिलिट्री जनरल्स के होश उड़ा दिए। ओकिनावा में जापानी सैनिक किसी जिंदा भूत की तरह लड़ रहे थे। वो सरेंडर करने के बजाय ग्रेनेड से खुद को उड़ा लेते थे और ये युद्ध 82 दिनों तक चला और पैसिफिक हिस्ट्री का सबसे खूनी युद्ध बन गया। इस एक छोटे से आइलैंड पर 12,000 अमेरिकी सैनिक मारे गए और 50,000 से ज्यादा बुरी तरह से घायल हुए। लेकिन सबसे डरावना आंकड़ा दूसरी तरफ का था। 1,10,000 जापानी सैनिक मारे गए और इसके साथ ही ओकिनावा के 1 लाख आम नागरिक भी इस युद्ध में मारे गए। इन आंकड़ों ने अमेरिका को अंदर से डरा दिया था। अब मिलिट्री प्लानर्स ने जब आगे की कैलकुलेशन की तो नतीजा रूह कंपाने वाला था। अगर एक छोटे से आइलैंड को कैप्चर करने में उनके 12,000 सैनिक मारे गए तो सोचिए जब वो मेन जापान में घुसेंगे तो कितना बड़ा खून खराबा होगा। अमेरिका का अनुमान था कि ऑपरेशन डाउनफॉल में कम से कम 10 लाख अमेरिकन सैनिक मारे जाएंगे या घायल होंगे। इसी दौरान अप्रैल 1945 में अमेरिकन प्रेसिडेंट रोजवेल्ट का निधन हो गया और नए प्रेसिडेंट बने हैरी एस ट्रूमैन। अब ट्रूमैन को तब एक टॉप सीक्रेट मिलिट्री प्रोग्राम के बारे में बताया गया था जिसके बारे में खुद उन्हें वाइस प्रेसिडेंट होते हुए भी कुछ भी नहीं पता था। इस प्रोग्राम का नाम था द मैनहट्टन प्रोजेक्ट। 16 जुलाई 1945 को न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में इस बॉम्ब का पहला टेस्ट हुआ जिसे ट्रिनिटी टेस्ट नाम दिया गया और यह टेस्ट पूरी तरह से सक्सेसफुल था। अब ट्रूमैन को यहां पे यकीन हो गया था कि जापान को बिना जमीनी युद्ध के झुकाने का रास्ता आखिरकार मिल गया है। लेकिन इस भयानक बॉम्ब को गिराने से पहले जापान को एक आखिरी मौका भी दिया गया। 26 जुलाई 1945 को अमेरिका, ब्रिटेन और चाइना ने मिलकर पोट्सडैम डिक्लेरेशन इशू किया। यानी कि उन्होंने जापान से कहा कि बिना किसी शर्त के तुम तुरंत सरेंडर कर दो और अगर नहीं किया तो अंजाम होगा प्रॉम्प्ट एंड अटर डिस्ट्रक्शन, यानी कि ऐसी तबाही जो तुरंत आएगी और सब कुछ खत्म कर देगी। लेकिन मिलिट्री जनरल्स और एम्परर की ईगो अभी भी ऊंची थी। 29 जुलाई 1945 को जापान ने अमेरिका के इस वार्निंग को साइलेंस के साथ बहुत ही बुरी तरीके से इग्नोर कर दिया। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि अमेरिका के हाथ में कौन सा शैतान लग चुका है। आखिरकार 3 अगस्त को प्रेसिडेंट ट्रूमैन ने एक पेपर पे साइन किया और उस एक साइन ने लाखों लोगों की मौत का आदेश दे दिया। जब एनोला गे ने वो बॉम्ब जिसका नाम लिटिल बॉय रखा गया था हिरोशिमा पर गिरा दिया। धमाके के बाद जब ग्राउंड जीरो का तूफान शांत हुआ, शहर के 90% डॉक्टर और नर्स उसी ब्लास्ट में मारे जा चुके थे और हॉस्पिटल्स राख के ढेर में तब्दील हो गए थे। जो लोग उस दिन किसी तरह से बच गए उन्हें एक ऐसी बीमारी लग गई जिसका किसी को पता ही नहीं था। बाल झड़ने लगे, जिस्म पर बड़े बड़े छाले पड़ गए और खून की उल्टियां होने लगीं। ये थी रेडिएशन सिकनेस। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि हिरोशिमा की तबाही की खबर जब जापान के मिलिट्री हेडक्वार्टर्स तक पहुंची तो वहां का रिएक्शन बिल्कुल अलग था। कट्टरपंथी जनरल्स ने इसे उतनी सीरियसनेस के साथ अभी भी नहीं लिया। उन्होंने बस यही कहा कि यह सिर्फ एक नया और थोड़ा बड़ा और अलग तरीके का बॉम्ब है, बस और कुछ नहीं। सरेंडर का उनका अभी भी कोई इरादा नहीं था। अमेरिका को लगा था कि एक पूरा शहर ही राख देखकर जापान तुरंत डर जाएगा। लेकिन जब 2 दिन तक कोई जवाब नहीं आया तो अमेरिका ने एक और कड़ी वार्निंग देने का फैसला किया। और ठीक 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 इस बार अमेरिका का प्लान एक और शहर को नक्शे से मिटाने का था। इस बार प्लेन में एक प्लूटोनियम इम्प्लोजन बॉम्ब था जिसे फैट मैन नाम दिया गया था। और सुबह के 11:02 पर आसमान से फैट मैन गिरा और इस बार टारगेट था नागासाकी शहर। यह बॉम्ब हिरोशिमा वाले बॉम्ब से भी ज्यादा ताकतवर था, जिस वजह से 40,000 लोग तुरंत
एक पल में मारे गए पलक झपकते ही। लेकिन इस दिन बात सिर्फ दूसरे बॉम्ब की नहीं थी। नागासाकी पर बॉम्ब गिरने से ठीक कुछ घंटे पहले 8 अगस्त की रात को सोवियत यूनियन ने अपनी नॉन अग्रेशन ट्रीटी को तोड़कर जापान के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी थी। सोवियत की विशाल लाल सेना ने मंचूरिया में घुसकर जापानीज आर्मी पर एक भयंकर हमला कर दिया। अब जापान की मिलिट्री पूरी तरह से आगे कुआं और पीछे खाई वाली सिचुएशन में थी। एक तरफ आसमान से अमेरिका एटॉमिक बॉम्ब गिरा रहा था और दूसरी तरफ जमीन पर उन्हें दुनिया की सबसे बड़ी फौज सोवियत आर्मी का सामना करना पड़ रहा था। इस डबल अटैक ने आखिरकार जापान की आखिरी उम्मीदों की कमर तोड़ दी। जापानीज सुप्रीम काउंसिल की अंडरग्राउंड बंकर में आखिरी मीटिंग बुलाई गई, लेकिन हैरानी की बात देखिए, 2 लाख आम लोगों की मौत और सोवियत यूनियन के हमले के बाद भी काउंसिल में वोटिंग टाई हो गई। हालात इतने बिगड़ गए कि एम्परर हिरोहितो को अपना वीटो पावर इस्तेमाल करना पड़ा और उन्होंने आगे आकर सरेंडर पर अपनी मोहर लगा दी। 15 अगस्त 1945 की दोपहर जापान के इतिहास में पहली बार वहां की आम जनता ने रेडियो पर अपने एम्परर हिरोहितो की आवाज सुनी। उन्होंने अनाउंस किया कि युद्ध उनके पक्ष में नहीं गया है और दुनिया के नए और सबसे भयानक बॉम्ब से बचने के लिए उन्हें सरेंडर करना पड़ेगा। जापान ने ऑफिशियली हार मान ली और इसी के साथ 6 साल से चल रहा दुनिया का सबसे खूनी युद्ध आखिरकार खत्म हो गया। इसके बाद अमेरिका ने जापान को ऑक्यूपाई किया, वहां लोकतंत्र स्थापित किया गया और एम्परर को सिर्फ एक फिगर हेड बना दिया गया। युद्ध खत्म हुआ और हिरोशिमा और नागासाकी को वापस से बसाया गया। आज ये शहर इतने आधुनिक हैं कि यहाँ आई तबाही का अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन इतिहास के पन्नों में एक चुभता हुआ सवाल आज भी जिंदा है। क्या अमेरिका का एटम बॉम्ब गिराना और 2 लाख मासूम नागरिकों को जिंदा जला देना क्या वाकई में जस्टिफाइड था? अमेरिका के उस वक्त के प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन को इस फैसले का रत्ती भर भी पछतावा नहीं रहा। उनका लॉजिक एक ब्रूटल मैथ था। उनका कहना था कि अगर बॉम्ब नहीं गिराते तो जमीनी युद्ध यानी कि ऑपरेशन डाउनफॉल में 10 लाख अमेरिकन मारे जाते। उन्होंने अपने 10 लाख जवानों को बचाने के लिए 2 लाख जापानीज लोगों की मौत चुनी। बंद कमरों में बैठकर फाइल्स पर साइन करना और किसी और देश के बच्चों की मौत का पेपर पर एस्टिमेट लगाना बहुत आसान काम है, लेकिन मौत की असल कीमत सिर्फ वही जानते हैं जिन्होंने इस आग को अपने सामने महसूस किया। हिरोशिमा और नागासाकी ने इंसानियत को उसका सबसे डरावना चेहरा दिखा दिया। दुनिया को समझ में आ गया कि अब इंसान ने अपनी ही प्रजाति को हमेशा के लिए खत्म करने का तरीका ढूंढ लिया है। शायद यही खौफ है कि इस तबाही के बाद पिछले 80 सालों में किसी देश ने दोबारा न्यूक्लियर बॉम्ब गिराने की हिम्मत नहीं की। हर नेता जानता है कि एक छोटी सी चिंगारी लगने पर क्या अंजाम होगा। बस इस बार बचने के लिए कोई शहर या देश नहीं बचेगा। हिरोशिमा और नागासाकी की वो चीखें, वो काली बारिश और वो पत्थरों पर छपी हुई परछाइयां आज भी हमें एक खामोश वार्निंग दे रही हैं। एक ऐसी वार्निंग जिसे इंसानियत को कभी नहीं भूलना चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका का यह फैसला वक्त की जरूरत था या इंसानियत के खिलाफ सबसे बड़ा गुनाह?